एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और ये है मेरा आज का दूसरा वीडियो। पहला वीडियो जरा गरजने बरसने का था, अब इस समय पढ़ाने का है। जिस चीज़ से मेरा चैनल जाना जाता है मैं वही काम करती हूँ। हालांकि आज मेरा मन तो नहीं कर रहा था कि मेरा मन ये कर रहा था मैं कुछ ना करूँ, छोड़ दूँ ये सब चीज़ें और चीज़ों पे फोकस करूँ। लेकिन फिर मैंने ये सोचा, मैंने कहा भाई ऐसा है कि जब जो है वो आप कुछ अच्छा काम करते हैं तो टांग खींचने वाले केकड़ों की तरह, और बाकी और ज़्यादा ऊटपटांग शब्द मैं बोल नहीं रही हूँ, हालांकि मुझे सब बोलने आते हैं, ऐसे लोग तो आते ही हैं। बात यह है कि मेरे पर कोई कमेंट करता है, पसंद करता है, तो अब मैं उनको सीधा ब्लॉक करती हूँ और कुछ नहीं करती। लेकिन जब मेरे स्टूडेंट से बात आती है तो मुझे बुरा लगता है। जैसे आप लोगों के लिए भाई आप ऑब्वियसली टीचर्स के लिए स्टूडेंट्स जो है उनका गर्व होते हैं। दूसरी चीज़ एक ये भी है कि मन तो यही कर रहा था, लेकिन फिर ये लगा कि जितने हेटर्स हैं ये तो फिर उनकी चाहने की बात हो जाएगी। चाहने वाले भी तो बहुत हैं, हजारों की संख्या में चाहने वाले हैं। हेटर्स तो शायद मुट्ठी भर हैं, चाहने वाले तो हजारों की संख्या में। और वो हेटर्स भी कमबख्त माने घुस घुस के देखते हैं। तो ये जो है चाहे कहें ना कहें ऊटपटांग से कहीं ना कहीं कमी निकालने आते हैं, लेकिन चाहने वाले हजारों हैं और उन चाहने वालों को मैं मायूस नहीं कर सकती। प्यार करने वाले भी बहुत हैं, इसलिए उन्हें मायूस नहीं कर सकती। इसलिए ये सीरीज, जो मेरा चैनल जिस चीज़ के लिए जाना जाता है, इसलिए ये सीरीज बंद नहीं करूँगी। और आगे आप लोगों को बहुत अच्छा यूपीटीजीटी पीजीटी के लिए भी एक अच्छा जो है वो मिलेगा, एक अच्छी सीरीज, एक अच्छा ऑप्शन। क्या कर सकती हूँ वो मैं आगे जैसे स्टार्ट करूँगी उसमें आपको चीज़ें बताऊँगी। फिलहाल जो मेरी सीरीज है ग्रामर और लिटरेचर के क्वेश्चंस हैं। लिटरेचर के क्वेश्चंस आर फ्रॉम एलटी और ग्रामर के क्वेश्चंस कॉमन क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम। आज आप क्वेश्चंस भी देखिएगा, थोड़े डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। और ये देखिए, ये एलटी ग्रेड इंग्लिश का बैच है जो कि पेड बैच है एंड ये पेड बैच है। ये जो भी लोग जो है पेड बैच लेना चाहते हैं वो हमारा ऐप इंग्लिश सूत्रा प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और नया बैच 8 तारीख से 8 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है 8 नवंबर से स्टार्ट हो रहा, प्रचार कर रही हूं मैं, देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए, ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट के इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो भाई अब आपका क्वेश्चन ये है कि जो ये इसमें बोल्ड पार्ट है उसे हम किस चीज से चेंज कर सकते हैं। तो मतलब आप ये मान लीजिए सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये जो बोल्ड पार्ट है, जो अंडरलाइन पार्ट है, उसे बोल्ड पार्ट को जो है सब्स्टिट्यूट करना है, बोल्ड पार्ट सब्स्टिट्यूशन है। तो ये आप क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। There will be black murder when she hears this। तो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। There will be black murder when she hears this, इसका मतलब है कि भाई बहुत हो हल्ला मचेगा जब वो ये बात को सुनेगी। तो जब हो हल्ला मचेगा, तो हो हल्ला मचने के लिए ये एक ईडियम होता है, There will be blue murder। तो ये जो ब्लू मर्डर होता है ना, इसका मतलब होता है बहुत जो हो हल्ला मचना। तो इसे कहा जाता है, दैट इज नोन एज ब्लू मर्डर। तो ब्लू मर्डर इज एन ईडियम जिसका मतलब होता है बहुत ह्यू एंड क्राई, तो दैट इज नोन एज ब्लू मर्डर। आई होप ये याद रहेगा आपको। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, The congregation believes that it has selected a suitable preacher। Congregation क्यों एक समिति है, उन्होंने का मानना है कि उन्होंने एक अच्छा प्रीचर, एक अच्छा जो भाषण देने वाला है उन्होंने ढूंढ लिया है। That it has, भाई congregation जो वर्ड है ये कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव नाउन के लिए जो प्रोनाउन यूज होता है जब वो यूनानिमस होता है तो इट ही यूज होता है, इसीलिए इस सेंटेंस में कोई भी गलती नहीं है। The music show began when we arrived in the hall। कोई काम पहले शुरू हो चुका था, हम बाद में पहुंचे। अगर पास्ट में कोई काम होता है तो पास्ट के काम को ये कहा जाता है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट से पास्ट में कोई काम होता है उसे कहते हैं पास्ट परफेक्ट। तो हम पहुंचे, ये पास्ट का काम है,
हमसे पहले ही म्यूजिक शो शुरू हो गया था, पास्ट में पास्ट है, दैट इज पास्ट परफेक्ट। द म्यूजिक शो हैड बिगन, तो ये आएगा द म्यूजिक शो हैड बिगन व्हेन वी अराइव्ड इन द हॉल। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पीपल क्रिटिसाइज द टेररिस्ट अटैक। क्रिटिसाइज करने का मतलब होता है जो लोग मुझे करते रहते हैं, एवं तैवं आलोचना करना। एक और मैं आपको बताऊं, क्रिटिसाइज करना ना, क्रिटिसिज्म को कुछ गलत तरीके से, क्रिटिसिज्म का मतलब होता है किसी भी चीज की समीक्षा करना, किसी भी चीज के बारे में बताना। एक क्रिटिक वो होता है जो राइटर की बात या किसी की बात ऑडियंस तक पहुंचाता है। तो क्रिटिसाइज करना टू सम एक्सटेंट ये पूरी तरीके से किसी की बुराई करना नहीं होता, निंदा करना दैट इज बुराई। तो पीपल क्रिटिसाइज द टेररिस्ट अटैक, तो किसी देश पर टेररिस्ट अटैक होना या किसी पॉलिसी को की निंदा करने को क्रिटिसाइज करना नहीं कहा जाता, उसे कहा जाता है कंडेम करना। कंडेम का मतलब होता है निंदा करना। तो ध्यान से समझिए, निंदा करना होता है किसी एक्ट को पसंद ना करना, उसके विरोध में बोलना, दैट इज कंडेम। Surbhi's father did not want her to have spent all her money at the fair. Surbhi's father did not want her to have spent. भाई आप जो हैं चाहेंगे पहले और खर्च बाद में होगा। तो ये है कि जब किसी चीज के साथ वांट वगैरह आता है तो वांट के बाद जो आता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, क्योंकि चाह आप पहले रहें, अगर आपके करने से पहले कोई काम हो जाता है तो टू हैव लगता है। परफेक्ट इन्फिनेटिव का यूज तब होता है कि जैसे मैंने बोला ही डिनाइड टू हैव अटर्ड दोज वर्ड्स। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, जैसे मैंने बोला ही डिनाइड टू हैव अटर्ड दोज वर्ड्स, ठीक है। अब आप यहां पर ये देखिए कि यहां पर डिनाई जो है वो बाद में कहेंगे, कहेंगे पहले। तो अगर कोई काम पहले होता है मतलब मना करते हैं, कोई काम बाद में होता है और जो उसका उससे पहले का एक्शन होता है वो हो चुका होता है, तो हम परफेक्ट इन्फिनेटिव यूज करते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, तो वांट वगैरह के बाद जो है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि साधारण इन्फिनेटिव लगता है। तो यहाँ आएगा Surbhi's father did not want her to spend all her money at the fair. Now the next one is Basmati rice is more superior than most other varieties of the rice. सबसे पहले हम superior को लें तो superior अपने आप में ही क्या है, एक comparative degree है। ये एक comparative degree है, तो इसके साथ सबसे पहली बात तो more नहीं लगेगा। दूसरा superior जो है वो अपने साथ जो प्रेपोजिशन लेता है वो लेता है टू, तो इसीलिए बासमती राइस इज सुपीरियर टू मोस्ट अदर वेराइटीज ऑफ राइस। देयर दोज वर द डेज व्हेन वी वुड ऑल गो आउट टुगेदर। तो यहाँ पर है दोज वर द डेज व्हेन वी वुड ऑल गो आउट टुगेदर, वो समय था जब हम सब एक साथ जाया करते थे। वुड और यूज्ड टू जो है वो एक से, जब पास्ट का कोई एक्शन है जो किया करते थे तो उसमें हम वुड और यूज टू लगाते हैं। लेकिन अगर हम किसी चीज़ का वो लगाते हैं कि वो बहुत अमीर हुआ करता था, कभी किसी की स्टेज बतानी हो, किसी की आर्थिक या कैसी अवस्था बतानी हो, तो सिर्फ यूज टू लगाया जाता है। अदरवाइज पास्ट के किसी डिसकंटिन्यूड एक्शन के लिए हम लगाते हैं यूज टू या वुड में से कुछ भी लगा सकते हैं। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। Now the next one is my group of 10th graders my group of 10th graders are such well behaved। अब हमारा जो यहाँ पे सब्जेक्ट है वो है my group, सिंगुलर हो गया। सब्जेक्ट कैसा हो गया, सिंगुलर हो गया। तो यहां पर पहली बात तो आर हट जाएगा। इज सच वेल बिहेव्ड अब हम कर सकते हैं। अब आप ये देखिए जो वेल बिहेव्ड है, वेल, ठीक है, माय ग्रुप ऑफ वेल बिहेव्ड, तो वेल जो है वो एडवर्ब है। अब एडवर्ब को जो मॉडिफाई करता है वो एडवर्ब ही करता है।
ठीक है, उसको कोई एडजेक्टिव मॉडिफाई नहीं कर सकता। भाई एडवर्ब को एडजेक्टिव मॉडिफाई नहीं करता, उसको एडवर्ब को एडवर्ब मॉडिफाई करता है। तो उसमें क्या कहेगा, माय ग्रुप ऑफ इज सो वेल बिहेव्ड, तो यहां पर आएगा इज सो वेल बिहेव्ड। सच के बाद नाउन लगता है क्योंकि एडजेक्टिव है, तो एडवर्ब को मॉडिफाई एडवर्ब करता है। माई एडमॉनिशिंग टू हिम विल नॉट चेंज हिज माइंड, मेरा उसे डांटना उसका दिमाग चेंज नहीं करेगा। तो माई यहां पर आएगा कि माई एडमॉनिशिंग हिम, यहां पर आएगा माई एडमॉनिशिंग हिम, क्योंकि एडमॉनिशिंग जो है वो एक जेरेंड है, जेरेंड के पहले पजेसिव एडजेक्टिव लगता है। मेरा उसे डांटना, तो माई एडमॉनिशिंग हिम विल नॉट चेंज हिज माइंड, तो यहां पर आएगा, ये है इसका बी। शी गेव मोस्ट ऑफ हर टाइम टू डांस। अब ये देखिए, अगर हम किसी चीज में अपना समय देते हैं तो उसको कहा जाता है डिवोट करना। जैसे आई डिवोट माई टाइम टू माई स्टडीज, टू माई टीचिंग। तो जब आप किसी कार्य में जो आपके लिए पूजा की तरह होता है उसमें आप समय देते हैं तो वो गिव नहीं होता, उसके लिए यूज किया जाता है डिवोट। तो यहां पर आएगा शी डिवोटेड मोस्ट ऑफ हर टाइम टू डांस। A meeting was convened in order to give Sage a new lease in life। देखिए यहां पर हमें इस सेंटेंस को चेंज करना है, ये आएगा a meeting was convened in order to give Sage, कि एक मीटिंग जो है वो रखी गई सेज को एक नई जिंदगी, एक दोबारा से एक स्वास्थ्यवर्धक जिंदगी देना। तो a new lease of life, तो एक स्वास्थ्यवर्धक जिंदगी देना उसे क्या कहा जाता है, न्यू लीज ऑफ लाइफ, ना कि न्यू लीज इन लाइफ। A group of lawyers took violence while trying to stop another group from attending court। A group of lawyers took to violence आएगा, इसका मतलब होता है आक्रामक होना। आक्रामक होना उसे कहा जाता है टुक टू वायलेंस, किसी चीज की शुरुआत करना आक्रामक होना, वायलेंस की शुरुआत करने को बोला जाता है टुक टू वायलेंस। फॉर द फर्स्ट टाइम एवर a government advisory board asked scientific journals not to publish details of certain biomedical जो है एक्सपेरिमेंट्स। फॉर द फर्स्ट टाइम एवर, दिस इज फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट एवर टाइम, एट द फर्स्ट टाइम फॉर, ये सारे गलत हैं, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। फॉर द फर्स्ट टाइम एवर, पहली बार गवर्नमेंट एडवाइजरी बोर्ड ने साइंटिफिक जर्नल से कहा है कि कुछ एक्सपेरिमेंट्स की डिटेल्स को वो लोग ना पब्लिश करें, तो इसका कोई गलती नहीं है, दैट्स नो करेक्शन रिक्वायर्ड। People living downstream would get 15 to 20 minutes to run for their life if the dam burst। जो लोग जो है डाउनस्ट्रीम में रहते हैं उन्हें 15 से 20 मिनट मिलेंगे टू रन फॉर देयर लाइव्स। अब यहाँ पर ये देखिए कि यहाँ पर ये देयर है, देयर इज प्लूरल, तो उसके साथ लाइफ सिंगुलर कैसे हो जाएगा, और एफ और एफ ई को जब प्लूरल बनाते हैं तो उसकी जगह VES जोड़ देते हैं, टू रन फॉर देयर लाइव्स। तो यहां आएगा टू रन फॉर देयर लाइव्स। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ सोनेट। अब ये क्वेश्चंस जो थे यहां तक ये ग्रामर के क्वेश्चंस है, दिस आर सम ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस दैट आई हैव चोजन फॉर यू। और ये जो है क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे, आप लोग को मैंने जो इनमें पॉइंट्स बताए हैं उनको नोट करिएगा, तो आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी। और अब इसके बाद हमारे शुरू होते हैं लिटरेचर के क्वेश्चंस जो हैं वो स्टार्ट होते हैं। तो सबसे पहला है क्वेश्चन हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ सोनेट। इनमें से कौन सा सोनेट है। ब्रेक ब्रेक ब्रेक, ओज़मेंडियस, कैनोनाइजेशन, टिंटरनेबे। तो हमारा इसमें जो सोनेट है, ब्रेक 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 एक लिरिक है, ओज़मेंडियस एक सोनेट है, कैनोनाइजेशन जो है एक मेटाफिजिकल पोएम है, और टिंटरनेबे जो है वो एक ड्रामेटिक लिरिक है। तो ओज़मेंडियस बाय शेले इज अ सोनेट, दैट इज अ सोनेट। Who introduced ओटावा रिमा into English। ओटावा रिमा का मतलब होता है 8 लाइन का स्टेंजा। ये एक इटालियन फॉर्म ऑफ राइटिंग है, इसे इंग्लैंड में कौन लेकर आया था। तो ओटावा रिमा वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लिश बाय याट, याट के द्वारा इंग्लैंड में इसे लाया गया था।
द पिंडारिक ओट कंसिस्ट, ओट क्या हुआ करते थे, ये सारे लिटरेरी टर्म्स के क्वेश्चंस हैं। पिंडारिक ओट, ओट क्या हुआ करते थे, जब हम किसी को संबोधित किया करते थे, जब कोई भी ऐसी पोयम जो किसी को संबोधित करके की जाती है उसे ओड कहते थे। ओड आर एलिवेटेड इन टोन, ओड द सब्जेक्ट मैटर ऑफ ओड इज ऑलवेज सीरियस एंड ओड आर एड्रेस्ड टू एनी पर्सन लिविंग और डेड और टू एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट। one of the varieties of odes is Pindaric ode. The Pindaric ode is named after the Greek poet Pindar, and in these poets there were movements of the singers, and those movements were known as strophe, antistrophe and epode. Strophe, where the singers move from left to right, and right to left, sorry, and antistrophe from left to right, and in epode they stand still. These movements are repeated oft times, and this is known as Pindaric ode. The Pindaric ode has the movement. The Pindaric ode has the movements strophe, antistrophe and epode. तो यहाँ पर हम लगाएंगे, इसका आंसर है strophe, antistrophe and epode. लिटोट्स मीन्स, लिटोट्स का मतलब क्या होता है? लिटोट्स मीन्स कि जब हम किसी बड़ी बात को कम करके कहते हैं, छोटा करके कहते हैं, तो उसे लिटोट्स कहा जाता है। जैसे अगर हम कहते हैं ही इज अ स्कॉलर ऑफ नो मीन सिटी, तो दो नेगेटिव वर्ड्स आते हैं, उसे लिटोट्स कहा जाता है। ही इज अ स्कॉलर ऑफ नो मीन सिटी, नो भी आ रहा है नेगेटिव, टू नेगेटिव्स मेक अ पॉजिटिव, तो यहाँ पर नो मीन सिटी मतलब अच्छी जगह का। तो ये लिटोट्स है क्या? ये लिटोट्स होता है दैट इज ऑपोजिट ऑफ हाइपरबोल। भाई हाइपरबोल में छोटी सी चीज को बढ़ा चढ़ा के कहते हैं, लिटोट्स में बड़ी चीज को छोटा करके बोलते हैं। Which of the following is not an elegy? इनमें से कौन सी एलिजी नहीं है? एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, ये एक इम्पर्सनल एलिजी है और ये इसमें ये लिखी गई है इस पोएम में। जो पोएट है वो उन लोगों के लिए जो है वो एलिजी लिखी है कि जिनको कोई भी जो है वो याद नहीं करता। एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, ठीक है, ग्रे की है। और उसके बाद एडोनिस है, ये लिखी है शेले ने कीट्स के लिए। टिंटन एबे एलिजी कहीं से कहीं तक नहीं है क्योंकि ये एक ड्रामेटिक लिरिक है जिसमें वर्ड्सवर्थ अपनी सिस्टर डोरोथी को संबोधित कर रहे हैं और उसमें नेचर के इफेक्ट्स के बारे में बताया है। और रग्बी चैपल भी एक एलिजी है, तो टिंटन एबे इज द करेक्ट आंसर, जो एलिजी नहीं है। Who said Donne affects metaphysics not only in his satires but also in his amorous verses? ये किसने कहा है कि डन जो है वो मेटाफिजिक्स को अफेक्ट करता है? मेटाफिजिक्स वर्ड यूज करा था ड्राइडन ने, मेटाफिजिकल यूज करा था सैमुअल जॉनसन ने। तो जॉन ड्राइडन ने ये कहा है कि डन अफेक्ट्स द मेटाफिजिक्स नॉट ओनली इन हिज सटायर्स बट ऑल्सो हिज एमोरस वर्सेस। जॉन बनियंस द पिलग्रिम्स प्रोग्रेसेस, जॉन बनियन ने जो पिलग्रिम्स प्रोग्रेस लिखी है वो है क्या? इट इज एन एलिगरी। अब ये एलिगरी क्या चीज होती है? जिन लोगों को नहीं पता, ये लिटरेरी टर्म्स हैं। एलिगरी का मतलब होता है कि जब आपकी एक कहानी के अंतर्गत एक और कहानी चलती है, उसका हिडन मीनिंग कुछ और होता है, उसे एलिगरी कहा जाता है। ये जो क्वेश्चंस हैं ये 2018 के एलटी के पेपर के आए हुए क्वेश्चंस हैं जो मैं आज आप लोगों को करवा रही हूँ। तो ये है जॉन बनियंस द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस इज एन एलिगरी, क्योंकि इसमें हाउ अ पर्सन कैन गेट सैल्वेशन ये बताया गया है। एमिनेंट विक्टोरियंस, ये एमिनेंट विक्टोरियंस है, विक्टोरियस नहीं, दैट्स एमिनेंट विक्टोरियंस। और ये एक बायोग्राफी है जो कि लिटन स्ट्रैची के द्वारा लिखी गई है। इट्स अ बायोग्राफी। एमिनेंट विक्टोरियंस इज अ बायोग्राफी रिटन बाय लिटन स्ट्रैची। बायोग्राफी वो होता है जिसमें किसी एमिनेंट पर्सन के बारे में उसकी लाइफ हिस्ट्री लिखी जाती है किसी और के द्वारा, दैट इज नोन एज बायोग्राफी। Who among the following is not associated with the pre-Raphaelite brotherhood? Pre-Raphaelite brotherhood से इनमें से कौन से जुड़े हुए नहीं है? डीजी रोजेटी इज द लीडर ऑफ प्री-रेफेलाइट स्कूल, ये नॉट है। तो इनमें जो नहीं जुड़े हुए हैं वो है दैट इज डायलन थॉमस।
यस तो ये इसका आंसर है डायलन टॉमस। डायलन टॉमस जो है वो प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड के मेंबर जो है वो नहीं थे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म कंसीट हैज रेलेवेंस इन। सबसे पहले ये समझेंगे कंसीट वर्ड का मीनिंग क्या होता है। कंसीट का मतलब होता है फार फैचेड इमेजेस, एक ऐसा कंपैरिजन जहां कहीं से कहीं तक भी कोई सिमिलैरिटी नहीं हो, वेरी डिसिमिलर इमेजेस इज नोन एज कंसीट। तो कंसीट जो है वो हमें देखने को मिलती है मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री में, तो ये मिलती है मेटा। और डन जो है वो मास्टर थे कंसीट यूज करने में। The coffee house culture flourished in. Coffee house culture आया था 18th century में, when the people used to discuss political matters over a cup of coffee, and Whigs and Tories parties were predominant in that era, and there were different coffee houses of these political parties. The Whigs could not go to the Tories coffee houses, and the Tories could not come to Whigs coffee houses, and in that particular era satire was predominant, and coffee house culture flourished in the early 18th century. That is early 18th century. The phrase stamped face in Donne's poem The Canonization refers to डन की एक पोएम है कैनोनाइजेशन। कैनोनाइजेशन का मतलब होता है डिक्लेयरिंग समवन सेंट। तो इसमें एक वर्ड आया है कि स्टैम्प्ड फेस, कि इसमें स्टैम्प्ड फेस क्या है। तो स्टैम्प्ड फेस का मतलब है इसमें कॉइन, कॉइन, गोल्ड कॉइन, कॉइन से इसका मतलब है स्टैम्प्ड फेस। The word is too much was with us was written. Word is too much with us is a patriarchal sonnet written by William Wordsworth. The word is too much with us means people are involved in materialistic activities and they have totally forgotten the impact of nature. This sonnet was written in 1806 but it was published in 1807. ये publish हुआ था 1807 में poems in 2 volumes में। और ये जो sonnet है ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के आफ्टर इफेक्ट्स को और मटीरियलिज्म को हाईलाइट करता है। इस पोएम में वर्ड्सवर्थ ने पैगन को होने को बेटर बताया है क्रिश्चियन होने के मुकाबले, और इसमें प्रोटियस और जो है और सी गॉड वगैरह का वर्णन जो है वो इसमें किया गया। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस जो है वो मैं करवा रही हूँ। दिवाली का जो है आप लोगों के लिए भी एक फेस्टिव सीजन चल रहा है, तो कितना समय निकाल कर आप पढ़ पाते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। जो मेरा काम है वो मैं करती रहूँगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैप्पी धनतेरस टू ऑल ऑफ यू। एंजॉय योर दिवाली एंड में जिनको इस दिवाली पे खुशियों की सौगात मिली है उन्हें ढेर सारी ब्लेसिंग्स, और जिन्हें नहीं मिली है अगली दिवाली उनके लिए बहुत हैप्पी होगी। दे आर गोइंग टू गेट सिलेक्टेड इन देयर ड्रीम जॉब्स। सो बी पॉजिटिव, बी हैप्पी एंड बी फेस्टिव। बाय बाय।